Hello everyone, welcome to my YouTube channel Academia Plus. This is the part 2 of the chapter Electricity, class 10th Science. So in this video we will discuss the Ohm's law. So let's get started. Ohm's law, let us see what is Ohm's law. According to the Ohm's law, the electric current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor. That means जो इलेक्ट्रिक करंट I है इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V. इलेक्ट्रिक करंट को हम I से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल को V से. सो दीज टू थिंग्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. And what is the condition? Condition is that the temperature and the other physical conditions of the conductor should remain same. ओम्स लॉ तभी सेटिस्फाई होएगा अगर टेम्परेचर और बाकी फिजिकल कंडीशंस सेम रहती हैं. ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं I इज प्रोपोर्शनल टू V और V इज प्रोपोर्शनल टू I, द सेम थिंग. तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे. जब हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो वहाँ पे कोई कांस्टेंट हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं. सो इस केस में जो हम कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं वो है R. और R कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी होने के साथ साथ क्या चीज़ है, R जो है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. अब रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है? रेजिस्टेंस एक ऑपोजिशन होती है टू द फ्लो ऑफ करंट. इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे. सो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे I जो है R के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो R की वैल्यू निकालनी है तो I को हम उधर शिफ्ट करेंगे तो वो V के साथ डिवाइड हो जाएगा. सो V अपॉन I इज द वैल्यू ऑफ R. Now resistance. Let us see what is resistance. So resistance of a conductor is the property of conductor to oppose the flow of charge through the conductor. अब resistance क्या होती है? कोई भी कंडक्टर है हमारे पास, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जैसे कि हमने पहली वीडियो में पढ़ा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये इलेक्ट्रॉन्स सपोज कर लेते हैं, ये पॉइंट्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं. कोई इधर मूव कर रहा है, कोई यहाँ मूव कर रहा है, कोई यहाँ मूव कर रहा है, कोई यहाँ मूव कर रहा है. जब हम इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल सेटअप कर देते हैं, ठीक है, कोई पोटेंशियल सेटअप कर दिया. पोटेंशियल हम कैसे सेटअप करते हैं? कोई सेल या बैटरी अप्लाई कर देंगे, यूज़ कर लेंगे हम उसके एंड्स पे किसी सेल या बैटरी को लगा देंगे. अब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं. जब मैंने ये लगाया तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इस तरफ को हो जाएगी. इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तरफ ड्रिफ्ट होंगे, इसी डायरेक्शन में होंगे, और जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो इस तरीके से होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. वो हमें पता है कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होती है मूवमेंट की वो ऑपोजिट होती है. तो इस केस में क्या होता है, रेजिस्टेंस किस तरीके से होती है? जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? चार्जेस होते हैं. चार्ज की बात कर रहे हैं हम, तो चार्जेस क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन्स. जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं कंडक्टर में, तो उस टाइम उनके फ्लो में जो ऑपोजिशन आती है, वो रुकावट आती है. वो जब मूव करते हैं तो क्या रुकावट आती है? उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस. अब इसका कारण क्या होता है, इसका रीजन क्या है, ये सब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. तो मैथमेटिकली जो रेजिस्टेंस आर है, देखो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर इज इक्वल टू वी ओवर आई. वी ओवर आई हम उसको लिख सकते हैं. ये हमने ओम्स लॉ से निकाला, ओम्स लॉ से हमने ये सब सॉल्व किया. वी प्रोपोर्शनल टू आई एंड वी इज इक्वल टू आई आर, सो आर इज इक्वल टू वी ओवर आई. ये हमने यहाँ से सॉल्व किया. सो आर की वैल्यू क्या होती है? वी ओवर आई. ठीक है, तो 1 ओम. अब इसकी जो रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट्स होती हैं ओम. ओम होती है, इसको हम सिंबलाइज करते हैं इस तरीके से. ये सिंबल है ओम का, ये एक ग्रीक लेटर है, इसको हम कहते हैं ओमेगा, लेकिन यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे एज अ यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस और इसको बोलते हैं हम ओम. दिस शुड बी मेमोराइज्ड बाय यू पीपल. तो अब 1 ओम की वैल्यू कैसे आएगी? अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल हमने अप्लाई कर दिया है किसी कंडक्टर के अक्रॉस और उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट ओवर 1 एम्पियर. यानी कि रेजिस्टेंस कंडक्टर की 1 ओम कब होती है? when we apply a potential of 1 volt across the ends of the conductor and it makes the current of 1 ampere to pass through it. आई होप आपको ये लाइन अच्छे से समझ आ गई कि जब हमने पोटेंशियल अप्लाई किया 1 वोल्ट का, तो उसमें से जब 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा तो हम बोलेंगे इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस 1 ओम है. ओके, अब ग्राफ की बात करते हैं कि जब मैं आई और वी के बीच एक ग्राफ ड्रॉ करती हूँ तो वो कैसा ग्राफ आता है? एक स्ट्रेट लाइन आती है. ठीक है, कैसे आती है? एक स्ट्रेट लाइन आती है. यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ मैंने ड्रॉ करा है, ये देखें,
ठीक है। ये आई जो था करंट, उसको मैंने अलोंग एक्स एक्सिस ले लिया। जो वोल्टेज थी, पोटेंशियल डिफरेंस वी इन वोल्ट्स, उसको मैंने अलोंग वाई एक्सिस ले लिया। तो जब मैं इनकी वैल्यूज पुट करती गई, मैंने देखा कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग कितना करंट आ रहा है। जब से मैं वैल्यूज प्लॉट करती गई इस ग्राफ पे, तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, और वो जो स्ट्रेट लाइन है वो ओरिजिन से पास कर रही होती है। दिस इज द ओरिजिन। तो हम देखते हैं कि ये जो आई वी ग्राफ है, इसकी स्लोप क्या आती है। स्लोप हमारे पास क्या होती है, स्लोप का हमारे पास फॉर्मूला होता है tan ऑफ थीटा, राइट। tan ऑफ थीटा, ठीक है। और tan ऑफ थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, राइट। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में भी ये चीज़ पढ़ी है कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, राइट। तो अब ये जो है, ये है स्लोप। ट्राइंगल में ये कंसीडर कर लेती हूँ ए ओ सी ट्राइंगल। दिस इज 90 डिग्री, राइट। ये परपेंडिकुलर है, देखो 90 डिग्री। मैंने ये स्लोप आई थी, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए सी, तो ये 90 डिग्री है। तो अब ये सपोज दिस इज एंगल थीटा, दिस इज थीटा। सो tan ऑफ थीटा, दिस इज द स्लोप tan ऑफ थीटा। अब tan ऑफ थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो स्लोप होती है स्लोप होती है हमारे पास tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या चीज़ है हमारे पास, ए सी है, ठीक है। और बेस क्या है मेरे पास, ओ सी है, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब मैं देखूँ परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में। देखो ये वाई डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर वाई डायरेक्शन में है, ये देखो इस तरीके से। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, वी, क्योंकि वाई डायरेक्शन में क्या है, मैंने वी लिया हुआ है। ओवर बेस, बेस इज ओ सी, बेस इज ओ सी, ओ सी इज अलोंग द एक्स डायरेक्शन, अलोंग द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या लिया मैंने, करंट, तो मैं वैल्यू ऑफ करंट पुट कर दूंगी। अब क्योंकि सिंस v ओवर आई इज इक्वल टू आर, मैंने v ओवर आई यहाँ पे पढ़ा, देखो v ओवर आई मुझे पता है क्या, ओम्स लॉ से मैंने डिराइव किया ना ये चीज, v ओवर आई इज इक्वल टू आर। v ओवर आई तो r की वैल्यू होती है, लेकिन मैंने स्लोप निकाली है v ओवर आई, ठीक है। तो स्लोप क्या, स्लोप की वैल्यू क्या आई, रेजिस्टेंस। अगर स्लोप v ओवर आई के इक्वल है और v ओवर आई की वैल्यू रेजिस्टेंस के इक्वल है, तो यानी कि स्लोप मेरी क्या आ जाती है, इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो लेट अस सी व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस का कारण क्या है, क्यों रुकाव आता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। जैसे कि मैंने आपको बताया, रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है कि जब भी चार्ज फ्लो कर रहा है कंडक्टर में से, तो उसमें कोई ऑपोजिशन आए, उसके फ्लो में, उसकी मूवमेंट में कोई ऑपोजिशन आए, उसको मैं क्या, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का कारण क्या है, अब हम वो स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं, कंडक्टर मैंने यहाँ पे बनाया था, ये कंडक्टर है, इसके अक्रॉस मैं यहाँ कोई सेल लगा दूंगी, कोई मैंने सेल लगा दिया, तो यानी कि मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर दिया अक्रॉस दी एंड्स ऑफ दिस कंडक्टर। ये है इसके एंड्स, ये इसका एंड है, इसका एंड है, इसके एंड्स के अक्रॉस एक पोटेंशियल, ये वी पोटेंशियल सेटअप कर दिया ना मैंने यहाँ पे, देखो कोई भी पोटेंशियल वी यहाँ सेटअप हो गया। तो अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। जब मैंने पोटेंशियल सेटअप किया, तो पहले जब मैंने पोटेंशियल सेटअप नहीं किया था, तो पहले वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं इधर उधर। जब मैं यहाँ पोटेंशियल सेटअप कर देती हूँ, तो उनकी डायरेक्शन इस तरफ को हो जाती है, सभी इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ को मूव करते हैं, किस तरफ, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। दे आर अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। जब ये मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जब मैंने पोटेंशियल अप्लाई किया, अब वो इस तरफ को मूव करेंगे, जब वो मूव करेंगे तो वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे, वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे। या फिर ये कंडक्टर जो है एक पर्टिकुलर, ये किससे, एटम से बना है ना, कोई भी वायर है, सपोज कॉपर है, तो वो बनी किससे, एटम से बनी है ना। उसके अंदर जो एटम्स होंगे, आयंस होंगे, सपोज पॉजिटिव आयंस भी होंगे, नेगेटिव आयन होंगे, या फिर बाकी के जो एटम्स भी होंगे, न्यूट्रल एटम्स। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर को ड्रिफ्ट होंगे, ठीक है, जब मैंने पोटेंशियल अप्लाई किया, तो एक फोर्स लगी ना, ये पॉजिटिव साइड इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो जैसे ये भागे भागे आएंगे, तो ये यहाँ तो एटम के साथ टकराएंगे, या दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएंगे, या किसी पॉजिटिव चार्ज के साथ टकराएंगे, ठीक है। तो जब ये एक दूसरे से टकराते हैं, इसको हम कहते हैं कोलिजन्स। तो जब वो कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, तो क्या होता है, तो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, यानी कि उनकी मूवमेंट में ऑपोजिशन आ रही है, ठीक है। सी, तो
इन कोलिजन्स की वजह से क्या होता है, उनकी मूवमेंट अपोज होती है। अब अगर उन सीधा सपोज एक सीधा पाथवे है उनके लिए मूव करने के लिए, तो आराम से मूव करेंगे। अगर उनके रास्ते में कोई पत्थर आ जाएगा या कुछ ऑपोजिशंस आएंगी तो उनको प्रॉब्लम आएगी मूव करने के लिए। ठीक है, तो ये जो ऑपोजिशंस आ रही हैं, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, उनकी मूवमेंट में ऑपोजिशन आई, तो इसी से उनका जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है उसमें प्रॉब्लम आती है। तो यही कारण है रेजिस्टेंस का। ठीक है, उनकी जो टकराव, उनकी जो कोलिजन्स हो रही हैं दूसरे आयंस के साथ, एटम्स के साथ, या दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अपने जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी अगर वो टकरा रहे हैं तो उसकी वजह से ऑपोजिशन आ रही है, तो उस ऑपोजिशन को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। नाउ फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। अब हम देखेंगे किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस जो है, एक कंडक्टर है पर्टिकुलर, उसकी रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। सबसे पहले हमारे पास आता है लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, यानी कि उसकी लेंथ। ठीक है, लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली वेरी करती है लेंथ के साथ। इफ इट मीन्स अगर लेंथ बढ़ेगी कंडक्टर की तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। सपोज कर लेते हैं मेरे पास ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये कोई कंडक्टर है मेरे पास, इसकी लेंथ है मेरे पास 1 मीटर। ठीक है, और ये कोई दूसरा कंडक्टर है मेरे पास, इसकी लेंथ है मेरे पास 2 मीटर। ठीक है, अब रेजिस्टेंस किसकी ज़्यादा होएगी, जिसकी लेंथ ज़्यादा होएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो इसकी रेजिस्टेंस कम होएगी, इसकी सपोज इसकी मैं R1 मान लेती हूँ रेजिस्टेंस। ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस मैं R2 मान लेती हूँ। आपको पेपर में इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको वो पूछ सकते हैं कि किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होएगी। दो आपको कंडक्टर दे दिए उन्होंने और वो कह देंगे कि एक कॉपर का है एक एल्यूमिनियम का है। ठीक है, एक की लेंथ, कॉपर वाले की लेंथ, ये समझ सपोज कर लेते हैं ये कॉपर है, ठीक है, ये Cu कॉपर, और ये एल्यूमिनियम का है। ठीक है, अब बताओ कि रेजिस्टेंस किसकी ज़्यादा है। रेजिस्टेंस उसी की ज़्यादा होगी जिसकी लेंथ ज़्यादा है। तो जो R2 है एल्यूमिनियम की रेजिस्टेंस, वो ग्रेटर देन है किससे, R1 से, क्योंकि R2 किसकी थी, एल्यूमिनियम की, उसकी लेंथ ज़्यादा है, वो 2 मीटर लंबा है। ठीक है, और ये सिर्फ 1 मीटर लंबा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या फैक्टर है, एरिया। अब एरिया की बात करें तो एरिया के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो रेजिस्टेंस है वो एरिया के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एरिया बढ़ेगा तो जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज करेगी, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। ठीक है, जैसे ये ले लेते हैं, ये कंडक्टर ले लेती हूँ, ये थिन है। जो कंडक्टर थिन होगा उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मतलब इतने इतने पार्ट का क्रॉस सेक्शन, मतलब एक सेक्शन, ठीक है, इतना सा सेक्शन, इसका एरिया मैं मान लेती हूँ, ये एरिया जो है मेरे पास ये है 1 मीटर स्क्वायर। सपोज दिस इज 1 मीटर स्क्वायर एरिया। ये पतला कंडक्टर है, एक मैं मोटा ले लेती हूँ। ठीक है, दिस इज अ थिन कंडक्टर, दिस इज थिन। ओके, तो जो थिन है उसका एरिया कम होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक थिक मान लेती हूँ मैं, ये कंडक्टर ये बहुत थिक है, ये मोटा सा है। ठीक है, तो इसका मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि इतना इतना एरिया, इतने सेक्शन का मैं एरिया लेती हूँ। सपोज दिस इज 2 मीटर स्क्वायर एरिया। एरिया इज ऑल्सो इन स्क्वायर्स ना, स्क्वायर मीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अब सिंस रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो यानी कि रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस कितनी आएगी, जो ये ए था, ये ए कंडक्टर ले लेती हूँ मैं, ये कोई बी कंडक्टर है। अब क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1 मीटर स्क्वायर, तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी आ गई 1। ठीक है, ये फर्स्ट कंडक्टर था, ये सेकंड कंडक्टर था बी, इसकी रेजिस्टेंस कितनी आएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ना, resistance is equal to is proportional to 1/a। दैट मीन्स इसको मैं इक्वल टू में ही सॉल्व कर रही हूँ। सपोज मैंने जो मेरा कांस्टेंट है वो ले लिया है 1। ठीक है, तो अब एरिया 1/एरिया, एरिया कितना है 2, सो 1/2 की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, 1/2 की वैल्यू होती है 0.5। ठीक है, कितनी होती है 0.5। दिस इज R2 सेकेंड कंडक्टर जो कि थिक था, ये कंडक्टर थिक था। ठीक है, तो यहाँ से मैं देखूं और यहाँ से देखूं किसकी वैल्यू ज़्यादा है, ऑब्वियसली 1 इज ग्रेटर देन 0.5, राइट। यू नो, यू ऑल पीपल नो 1 इज ग्रेटर देन 0.5, राइट। सो यहाँ से मुझे क्या पता लगा
कि जो एरिया है, जिसका एरिया ज़्यादा होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसकी रेजिस्टेंस कम होएगी, और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होएगा उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होएगी। ठीक है, तो अब अगर मैं बोलूँ कि करंट किस में से ज़्यादा फ्लो करेगा, करंट उसमें से ज़्यादा फ्लो करेगा जिसका रेजिस्टेंस कम होएगा। रेजिस्टेंस कम किसका है, इसका, यानी कि ज़्यादा करंट इसमें से फ्लो करेगा और इसमें करंट कम फ्लो करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस. So let's see what is the next point. Next point is the nature of the material. See, nature of the material पे भी resistance depend करती है. कुछ materials जो हैं वो ज़्यादा अच्छे कंडक्टर्स हैं, कुछ कम अच्छे कंडक्टर्स हैं, और कुछ जो है वो बिल्कुल भी अपने में से करंट को पास नहीं करने देते, उनको हम कहते हैं इंसुलेटर्स, राइट. सो वेल नोन एक मटेरियल, आप लोगों ने सुना ही होगा, हम अपने घरों में कॉपर वायर्स यूज़ करते हैं. सो कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर. बाय द वे सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर, बट वाई डोंट वी पीपल यूज़ सिल्वर इन कनेक्टिंग वायर्स, बिकॉज सिल्वर इज़ वेरी एक्सपेंसिव, वी कांट यूज सिल्वर, सो दैट इज़ वाई हम कॉपर यूज़ करते हैं. ठीक है, तो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है. जैसे कि कॉपर और एल्यूमिनियम जो है ना, उनकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है. अब दोनों को मैं अगर कंपेयर करूँ तो कॉपर की जो रेजिस्टेंस है वो एल्यूमिनियम से कम होती है. दैट इज़ वाई हम मोस्टली कॉपर को यूज़ करते हैं, क्योंकि जिसकी रेजिस्टेंस कम होएगी वो उतना ज़्यादा कंडक्टिंग होएगा. ठीक है, so next point is the effect of temperature on conductor. With the increase in temperature resistance increases. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है. क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब, रेजिस्टेंस क्यों होती है, हमने यहाँ पे देखा, ये देखो रेजिस्टेंस का कारण क्या है, कोलिजन्स जो होते हैं. जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो जो कोलिजन्स होते हैं बढ़ जाते हैं. विद टेम्परेचर इंक्रीज कोलिजन्स इंक्रीज. जितनी ज़्यादा टकराव होंगे, जितनी कोलिजन्स होंगी, वो एक दूसरे से टकराएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आयन से टकराएंगे, एटम से टकराएंगे, तो उतनी ज़्यादा ऑपोजिशन आएगी उनकी मूवमेंट में, तो उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी. ठीक है, तो ये कारण है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से ये रेजिस्टेंस जो है वो क्यों इंक्रीज करता है. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी क्या होती है, अब रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं. अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये दो फैक्टर्स, दैट आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और ये चीज़ें जो हैं ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है. ठीक है, ये जो है हमारे पास एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है. सो एक्सपेरिमेंटली हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आती हैं, इसको मैंने इक्वेशन 1 ले लिया, ये देखो, और आर प्रोपोर्शनल टू 1 बाई इसको इक्वेशन 2 ले लिया. जब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया, इन दोनों को मैं कंबाइन करती हूँ, तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है, आर प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए. एल इज इन न्यूमिनेटर एंड ए एरिया इज इन डिनोमिनेटर. ओके, सो आर प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए, मैं इन दोनों को इक्वेशंस को मैंने क्या किया, कंबाइन कर दिया. ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है, इक्वल टू लगाना है, तो कोई वहाँ पे मुझे कांस्टेंट क्वांटिटी यूज़ करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे जो कांस्टेंट क्वांटिटी यूज़ करी है वो ये है, इसको हम कहते हैं रो. आर एच ओ, आर एच ओ, रो. ठीक है, इस रो को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. ठीक है, रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर. नाउ लेट्स सी कि ये होता क्या है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है. ठीक है, तो इसको हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. सो ये रेजिस्टिविटी, लास्ट स्लाइड में मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू, देखो हमने रेजिस्टेंस एरिया और लेंथ को एक तरफ शिफ्ट कर दिया, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई. अब ये वैल्यू किस तरीके से आई मैं आपको बताती हूँ. मैंने क्या लिखा था, जो रेजिस्टेंस है प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए, यानी कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो टाइम्स एल ओवर ए. रो जो था मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज़ किया. ठीक है, अब रो की वैल्यू निकालनी है, तो रो को मैं इसी तरफ रहने दूंगी, मैं एरिया को, एरिया डिवाइड में है वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेंथ मल्टीपल में है तो वो डिवाइड हो जाएगी. जब ये दोनों क्वांटिटीज उधर शिफ्ट होंगी तो मेरे पास रो की वैल्यू क्या आती है, आर इंटू एरिया, ओके, एंड डिवीजन में लेंथ. ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे रो की वैल्यू आ गई, दिस इज रो. ठीक है, ये मेरे पास रो की वैल्यू आ गई. अब मैं बोलती हूँ अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 है, लेंथ भी मैं 1 ले लेती हूँ,
ठीक है, इन दोनों की वैल्यू अगर लेंथ की और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू 1 हो जाती है तो ए ओवर एल की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो जो रो है वो किसके बराबर आ जाएगा, आर के। यानी कि जो रेजिस्टिविटी होती है कंडक्टर की उसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ। एक ऐसा कंडक्टर उसकी रेजिस्टेंस है जिसकी यूनिट लेंथ होती है और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, रो इज इक्वल टू आर व्हेन लेंथ एंड एरिया इज इक्वल टू 1। ओके, so what are you, let's see what are the units of resistivity. The units of resistivity in cgs system are ohm centimeter. सीजीए सिस्टम में हमें पता है कि जो लेंथ है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, सीजीए सिस्टम में लेंथ आती है हमारे पास सेंटीमीटर में, तो जो रेजिस्टिविटी आएगी वो किस में आएगी, ओम सेंटीमीटर में। और एसआई सिस्टम में जो हमारे पास यूनिट्स आती हैं रेजिस्टिविटी की वो ओम मीटर। अभी कैसे आती हैं, रो क्या होता है, आर एल अपॉन ए। ठीक है, रो इसकी यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस की यूनिट्स क्या होती हैं, ओम। ठीक है, ओम। एरिया की कितनी होती है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। डिवीजन में क्या है, लेंथ, लेंथ की होती है हमारे पास मीटर। दिस इज मीटर स्क्वायर, दिस इज मीटर। 1 मीटर गोट कैंसल्ड विद 1 मीटर, तो हमारे पास 1 मीटर रह जाएगा, यानी कि ओम मीटर। अब आई होप आपको समझ आ गया इसकी यूनिट्स हमें किस तरीके से मिली। ठीक है, आगे है डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल ऑन द डायमेंशंस ऑफ द मटेरियल। अब डायमेंशंस पे किस तरीके से रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, तो मैं आपको बता दूं जो रेजिस्टिविटी है वो डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती। अगर मैं उसकी कंडक्टर का एरिया या उसकी लेंथ, सी रेजिस्टिविटी इज व्हाट, रेजिस्टिविटी इज आर इंटू एरिया ओवर लेंथ। ठीक है, अगर मैं एरिया को चेंज कर दूं, मैं लेंथ को चेंज कर दूं, लेकिन रेजिस्टिविटी पे फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ इक्वेशन से देखने से ऐसा लग रहा है कि लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, लेकिन नहीं, ठीक है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आर, ये एल और ए पे डिपेंड करती है। जो रेजिस्टेंस है वो एरिया और लेंथ पे डिपेंड करती है, लेकिन जो रो है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी, ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, किसी भी स्पेसिफिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। सभी मटेरियल्स की डिफरेंट रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, चाहे हम उसका एरिया और लेंथ बदल दें उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यानी कि वो चेंज नहीं करती है उसकी डायमेंशंस के साथ। किसकी डायमेंशंस, कोई भी मटेरियल है जो कंडक्टर है उसकी डायमेंशंस के साथ रेजिस्टिविटी चेंज नहीं करती है। अब रही बात टेम्परेचर की, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेजिस्टिविटी चेंजेस। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज डिपेंडेंस ऑन द मटेरियल और द टाइप ऑफ सब्सटेंस। हर एक क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये किसी मटेरियल की, किसी मटेरियल स्पेसिफिक की अपनी प्रॉपर्टी है, तो वो मटेरियल पे डिपेंड करती है कि कौन सा मटेरियल है, उसके हिसाब से उसकी रेजिस्टिविटी होगी। तो रेजिस्टिविटी जो है सब्सटेंस की डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ विच द सब्सटेंस इज मेड ऑफ, कि किस मटेरियल से बनी है, किस एटम से बनी है, कौन से एलिमेंट से बनी है। ठीक है, तो इस सब पे जो रेजिस्टिविटी है वो डिपेंड करती है। नाउ लेट्स सी सम फैक्ट्स। तो नंबर 1 फैक्ट इज द कनेक्टिंग वायर्स। कनेक्टिंग वायर्स क्या होती हैं, अब हम सर्किट की बात कर रहे थे। कनेक्टिंग वायर्स एक तो हम अपने घरों में देख सकते हैं, जो हमने वायर्स लगाई होती हैं। ठीक है, या फिर कनेक्टिंग वायर्स अगर मैं आपको बोलूँ, जो हमने सर्किट देखा था वीडियो 1 में, लास्ट वीडियो में जो हमने देखा सर्किट, उसमें सोर्स को और जो सोर्स को यूज़ कर रहा था बल्ब, उन दोनों के बीच कनेक्ट किस तरीके से किया था मैंने। जो कनेक्टिंग, जो चीज़ कनेक्ट करती है इन दोनों चीज़ों को, मैंने सर्किट में क्या क्या यूज़ किया था, मैंने सर्किट में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करी थी। मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। ये मेरे पास बल्ब था, ठीक है, ये मेरे पास बैटरी है, ठीक है, यहाँ पे मैंने की लगाई हुई है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एमीटर लगाया था। ये तो सब अप्लायंसेस है ना, देखो, जैसे ये बल्ब था मेरे पास, ये बैटरी है, यानी कि इसको सोर्स भी कह सकती हूँ मैं। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें कनेक्टेड किस चीज़ से हैं, देखो यहाँ से देखो, ये जो लाइन सी है, ये क्या है, ये कनेक्टिंग वायर्स है, ये कनेक्टिंग वायर्स है। सो ये कनेक्टिंग वायर्स किससे बनी होती है, दीज आर मेड ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम।
तो मैंने आपको बताया कॉपर और एल्यूमिनियम जो होते हैं उनकी रेजिस्टेंस काफ़ी कम होती है। दोनों को कंपेयर करो तो कॉपर की रेजिस्टेंस कम होती है एल्यूमिनियम से। जिनकी रेजिस्टेंस जितनी कम होगी उतना ज़्यादा उनमें से करंट फ्लो करेगा। दैट इज़ वाई हम कॉपर की और एल्यूमिनियम की वायर्स को यूज़ करते हैं सर्किट्स में एज कनेक्टिंग वायर्स। सी हियर, ये है कॉपर और ये है एल्यूमिनियम की वायर। सेकेंड पॉइंट मेरे पास आता है फिलामेंट। फिलामेंट के बारे में, जो बल्ब होता है कि उसका फिलामेंट किससे बना होता है, उसका फिलामेंट बना होता है टंगस्टन से। सी, ये देखो पिक्चर देखो, इसका जो फिलामेंट है ये जो ग्लो कर रहा है ये टंगस्टन से बना होता है। अब टंगस्टन ही क्यों यूज करते हैं हम, क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कितना, अबाउट 3380 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द साइन ऑफ डिग्री। ठीक है, इतना ज़्यादा उसका मेल्टिंग टेम्परेचर होता है। तो यानी कि काफ़ी हाई टेम्परेचर पे भी ये बर्न नहीं करता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई है। ठीक है, तो दैट इज़ वाई हम उसको बल्ब में यूज़ करते ताकि वो कितनी भी देर चला रहे वो बर्न ना करे। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी हाई टेम्परेचर और ये उसका मेल्टिंग पॉइंट है। अब एक और पॉइंट आता है हमारे पास, वो है हीटिंग एलिमेंट्स के बारे में। अब जैसे सर्दियों का सीज़न है तो हम लोग हीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयन कपड़ों को प्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। टोस्टर होते हैं हमारे पास, रूम हीटर्स होते हैं, इमर्जन रोड्स होती हैं। ये अब किस चीज़ से बनी होती हैं, ये नाइक्रोम से बनी होती है। अब नाइक्रोम क्या होता है, नाइक्रोम कोई एक एलिमेंट नहीं है, ये एक अलॉय है। ये एक अलॉय है जो 4 टाइप के एलिमेंट से बना है, निकल, आयरन, क्रोमियम एंड मैंगनीज। इन 4 चीज़ों को मिला के ये नाइक्रोम बनता है। ठीक है, और ये जो नाइक्रोम है, ये जो देख रहे हो आप पिक्चर में, जो ये रॉड्स होती हैं, हीटिंग रॉड्स होती हैं। ठीक है, जो हीटिंग एलिमेंट होता है ना इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयन वगैरह, ये जो भी है ये बना होता है नाइक्रोम से। अब नाइक्रोम ही क्यों यूज़ करते हैं, इनमें से कोई एक एलिमेंट क्यों नहीं यूज़ कर लिया हमने। इसका रीज़न ये है कि जो रेजिस्टिविटी है नाइक्रोम की वो काफ़ी ज़्यादा है। ये जो मैंने एलिमेंट्स, जिन एलिमेंट से मिलके ये बना है नाइक्रोम, इन चारों एलिमेंट्स से काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है नाइक्रोम की। ठीक है, नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी इन चारों से बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ वाई हम इसको यूज़ करते हैं हीटिंग एलिमेंट्स में। ठीक है, और क्यों यूज़ करते हैं, रेजिस्टिविटी तो ज़्यादा है, साथ में ये जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, ये 1500 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये काफ़ी हाई टेम्परेचर पे भी बर्न नहीं करता है। दैट इज़ वाई इसको हम एज हीटिंग एलिमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज इंसुलेटर्स। सो इंसुलेटर्स के बारे में आपको पता है, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जो अपने में से करंट को पास नहीं करने देते। ठीक है, इंसुलेटर्स अपने में से करंट को पास नहीं करने देते, इनकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। एक आइडियल इंसुलेटर की अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो वो कितनी होगी, इन्फानाइट। अब मैं प्लास्टिक देख लूँ, वुड देख लूँ, इनमें से क्या कभी करंट फ्लो करता है, नहीं करता है। दैट इज़ वाई हम इन इंसुलेटर्स को, अब ये प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, इनको मैं इंसुलेटर बोलूँगी क्योंकि इनमें से तो करंट ही पास नहीं करता है। अब इनका यूज़ क्या है, इनको हम यूज़ करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए शॉक से, इलेक्ट्रिक करंट से। अब हमने घरों में देखा होगा वायर्स हैं वो कवर्ड होती हैं बाहर से प्लास्टिक से। ऐसा हम क्यों करते हैं, अब नंगी तार तो हम पकड़ नहीं ना सकते, एक कॉपर की वायर है उसको हम पकड़ के चल पड़े, अगर हमने उसको कनेक्ट किया है सेल या बैटरी के साथ तो हमें शॉक लग सकता है, इसीलिए उनके ऊपर कवरिंग होती है ताकि हम लोग को शॉक से बचाया जाए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू ऑल पीपल लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, like my video and share with it to your friends. Thank you so much.